जैसा कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पार्लियामेंट में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के यूनियन बजट को पेश करा गया है। और जहां एक और इस बजट में हमें कई सारे फील्ड्स में गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल का जो डिफेंस बजट है वह भी 7.4% तक इंक्रीज करा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 का जो डिफेंस बजट होने वाला है वह करीब 3.62 लाख करोड़ का है। वहीं जो लास्ट ईयर का डिफेंस बजट था वह 3.37 लाख करोड़ का था। वहीं इस बजट में भारत की तीनों फोर्सेस के द्वारा जो नए वेपन्स को इंडक्ट करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे जाते हैं उसको पिछले साल की कंपैरिजन में 18% तक इंक्रीज करा गया है। जहां पिछले साल 1.13 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले पेश करा गया था, वहीं इस साल का जो कैपिटल आउटले है वह 1.35 लाख करोड़ का है। और आज के इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एलएसी पर चले स्टैंड ऑफ के चलते चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए 20,776 करोड़ के एडिशनल अमाउंट को भी नए वेपन्स को एलएसी पर तैनात करने और नए वेपन्स के परचेज के लिए स्पेंड करा गया था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एलोकेट करे गए डिफेंस बजट से ज्यादा था। और ये जो 20,776 करोड़ है वह एलएसी पर तीनों सर्विसेज को नए वेपन्स को परचेस करने के लिए जो स्पेशल पावर्स दी गई थी उसके तहत यह अमाउंट स्पेंड हुआ है। और जिन स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए तीनों सेनाओं ने अपने नए नए वेपन्स को परचेस करा है उसमें इजराइल से स्पाइस 2000 बॉम्ब, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 6 और असॉल्ट राइफल्स, एक्सकैलिबर एम्यूनिशन और रशिया के साथ भी अलग अलग एयरक्राफ्ट के कई सारे स्पेयर पार्ट्स को भी परचेस करा गया था। वहीं इसी के साथ रशिया की तरफ से फाइटर जेट और टैंक्स के एम्यूनिशन को भी परचेस करा गया था, जिसमें कि इस अमाउंट को स्पेंड करा गया है। वहीं जो इस साल का टोटल डिफेंस बजट है वह 4,78,195.62 करोड़ यानी कि 4.78 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें कि 1.15 लाख करोड़ के पेंशन्स भी इंक्लूडेड है, जो कि रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर चुके सिविलियंस को दी जाती है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार की पेंशन्स के लिए जो फंड को एलोकेट करा गया है वह लगभग 18,000 करोड़ कम है। और इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेंशन में करीब 18,000 करोड़ रुपए की सेविंग करी गई है, जो कि मिलिट्री पर्सनल्स की रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करने के बाद यह डिसीजन लिया गया है। यूनियन कैबिनेट ने जो बजट पेश करा है वह भारत के इतिहास में पेश करा गया अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बजट पेश करा गया है इसमें भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जो न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर और जो न्यू फाइटर जेट्स का इंडक्शन करना है उसके परचेज के लिए इस बजट में भी कोई भी प्रोविजन नहीं है। जहां पर इस बजट में 1.35 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, वहीं इतने में तो केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट ही परचेज करे जाने हैं। फिलहाल आगे आने वाले बजट में गवर्नमेंट की तरफ से शायद इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो डील है उसके लिए फंड अलग से एलोकेट करा जाएगा, क्योंकि इस साल के डिफेंस बजट में भी हमें इस एक्सपेंडिचर का कोई भी प्रोविजन देखने को नहीं मिला है। आज अमेरिका की बोइंग कंपनी की इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरफ से यह कहा गया है कि यूएस और इंडिया के बीच बोइंग के द्वारा पेश करे गए F-15EX फाइटर के बीच डिस्कशन को कंडक्ट करा गया था और इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के द्वारा F-15EX फाइटर की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर भी करा गया है। आपको बता दें कि यह जो F-15 फाइटर है यह बोइंग को यूएस गवर्नमेंट से अपने F-15EX फाइटर को इंडिया को पेश करे जाने का अप्रूवल मिलने के बाद अब यह फाइटर भारत की 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की डील है उसमें शामिल हो जाएगा, जिसमें पहले से ही लॉकहीड मार्टिन का F-21, डसॉ एविएशन का राफेल, यूके का यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन की साप कंपनी का ग्रिपेन और बोइंग कंपनी का ही FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहा है। और अब इसमें F-15EX फाइटर भी अपनी कैटेगरी का एक एडवांस फाइटर होने वाला है। फिलहाल तो अभी इसमें रशिया के भी MiG-35 और Su-35 फाइटर जेट शामिल हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रेजेंट टाइम में किसी भी रशियन फाइटर के साथ जाने का सोचा नहीं गया है। वहीं ये सभी फाइटर जेट आपको एरो इंडिया शो 2021
2021 में भी देखने को मिलेंगे। आज बोइंग की तरफ से यह भी कहा गया है कि बोइंग की तरफ से जो इंडियन नेवी को F-18 सुपर हॉर्नेट का जो ब्लॉक 3 वर्जन पेश करा गया है वह प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के लिए न्यूएस्ट हाईली कैपेबल अफोर्डेबल एंड अवेलेबल फाइटर जेट है, जिसने कि अभी अपने स्की जंप टेक ऑफ को भी पूरा कर लिया था। और बोइंग ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अगर इंडिया के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट को अपने कैरियर बॉर्न फाइटर जेट के रूप में चूज करा जाता है तो इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच जो कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के द्वारा बोइंग का ही P-8I रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट यूज करा जाता है, इसलिए इस फाइटर को P-8I रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। और इसके चुने जाने का फायदा यह है कि प्रेजेंट टाइम में यूएस नेवी के द्वारा भी एक लार्ज क्वांटिटी में F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर का यूज करा जाता है। तो फ्यूचर में जब दोनों देशों की नेवीज के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होगी तो दोनों ही नेवी के फाइटर जेट का जो कोऑपरेशन है वह काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। और ये जो F-18 का ब्लॉक 3 वर्जन है वह प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के लिए मौजूद सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसको पहले से ही फोल्डेबल विंग्स के साथ किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन करा गया है। आज यह खबर निकल कर आई है कि टाटा ग्रुप जर्मन की एक कंपनी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाने के बाद इंडिया में खुद के एक एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसकी डिजाइन और कैपेबिलिटीज को तो जर्मन ओरिजिन से कॉपी करा गया है, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसमें इंडिजीनियस सेंसर्स और पेलोड को इंडक्ट करके इसको एक कन्वर्टेड एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करा जाएगा, जो कि फ्यूचर में एक इंटेलिजेंट गैदरिंग एसेट या फिर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के रूप में भी यूज किया जा सकेगा। और यह जो एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाने वाला है, यह एक हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करा जाने वाला ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि मल्टीपल रोल्स को प्ले करने में कैपेबल होगा। और इसका यूज सिग्नल इंटेलिजेंस, क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस में किया जा सकेगा। और फिलहाल तो अभी इस एयरक्राफ्ट की जो टेस्टिंग है वह जर्मनी में चल रही है। जब इसकी टेस्टिंग एक बार पूरी हो जाती है तब आने वाले 3 महीनों में यह इंडिया में भी आ जाएगा, जिसके बाद इसकी और डिटेल्स निकल कर आएंगी। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा भारत की पब्लिक सेक्टर की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HAL के अलावा किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप करा जा रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यह कहा गया है कि उनके इस एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया शो 2021 में डिस्प्ले करा जाएगा, जिसके बाद इसकी नई जानकारी निकलकर सामने आएगी। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो यह कोई और एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि जर्मनी का एक ग्रोव Z180 SPN एयरक्राफ्ट है, जो कि फंडिंग ना मिल पाने की वजह से अपने सीरियल प्रोडक्शन स्टेज में कभी भी नहीं जा सका था। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसमें फंडिंग करके इसको इंडिया के वेदर कंडीशंस के हिसाब से डेवलप कर रही है, ताकि फ्यूचर में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर हैं वह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ कई और देशों से भी मिल सके। TASL की तरफ से यह अनाउंस करा गया है कि यह जो एयरक्राफ्ट होने वाला है यह 41,000 फीट से लेकर 45,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और यह करीब 1,000 किलोग्राम तक के पेलोड को अपने साथ कैरी कर सकता है। मतलब कि इसको एक अवेक्स में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। और इसके बारे में जो और नई जानकारी है वह तो एरो इंडिया शो 2021 में ही पता चलेंगी, जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन ने जी बिजनेस के साथ दिए गए अपने इंटरव्यू में यह बताया कि भारत के स्वदेशी मल्टी रोल मीडियम वेट फाइटर का जो पहला प्रोटोटाइप है वह 2022 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसके पहले हाई स्पीड ट्रायल्स को 2023 के शुरुआत में कंडक्ट करा जाएगा। उनका कहना था कि तेजस MK2 या फिर मीडियम वेट फाइटर का स्ट्रक्चरल पैकेज और डेवलपमेंट स्मूथली चल रहा है और एक बार इसका पहला प्रोटोटाइप जब 2023 तक अपनी उड़ान भर लेगा उसके बाद 2025 तक यह फाइटर अपने प्रोडक्शन स्टेज में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और जब तक मीडियम वेट फाइटर अपने प्रोडक्शन स्टेज में जाएगा तब तक इंडियन एयरफोर्स को प्रेजेंट टाइम में साइन करी जाने वाली 83 तेजस MK1A डील के सभी फाइटर्स डिलीवर करे जा चुके होंगे, जिसके बाद तेजस MK1A फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वहीं पर मीडियम वेट फाइटर जेट का भी प्रोडक्शन करा जाएगा।
आर माधवन ने यह भी बताया कि नए वर्जन के तेजस फाइटर में बिगर फ्यूसलेज, ज्यादा रेंज, बेटर मेंटेनेबिलिटी, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रॉन्गर इंजन पावर, सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही यह जो तेजस MK2 फाइटर होने वाला है यह तेजस MK1A की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं 83 तेजस MK1A की जो परचेज करने की डील है उसको एरो इंडिया शो 2021 में अंतिम रूप दिया जाएगा और HAL से 48,000 करोड़ रुपीस में 83 तेजस MK1A की डील को परचेज करने का जो फाइनल अप्रूवल है वह पहले से ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा चुका है। वैसे तो चेयरमैन आर माधवन से तेजस MK2 फाइटर में इंटीग्रेट करे जाने वाले सभी वेपन्स के बारे में भी कई सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन उनकी तरफ से तेजस MK2 फाइटर में इंटीग्रेट करे जाने वाले किसी भी वेपन की कोई भी जानकारी प्रेजेंट टाइम में नहीं दी गई है। और इसके जवाब में उन्होंने यह कहा कि यह तो इसके प्रोडक्शन के लेटर स्टेज में डिसाइड करा जाएगा कि इसमें किन किन वेपन्स को इंडियन एयरफोर्स की उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीग्रेट करा जाना है। ये जो मीडियम वेट फाइटर है वह HAL के द्वारा डेवलप किया जाने वाला देश का पहला हाईली एजाइल सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर होने वाला है और फ्यूचर में पूरी की पूरी तेजस फाइटर की फ्लीट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाली है, क्योंकि साल 2032 तक इंडियन एयरफोर्स में 300 के लगभग तेजस MK1 से लेकर तेजस MK2 फाइटर्स को शामिल करा जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। हालांकि इन तेजस फाइटर से इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम में मौजूद कई सारे फाइटर्स को रिप्लेस भी करा जाएगा, लेकिन इन सभी को रिप्लेस करने के बाद इंडियन एयरफोर्स इंडिजीनियस फाइटर्स को ऑपरेट करेगी।